जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि युवा नेताओं का किस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार, या यूं कहें नरेंद्र मोदी अभी नहीं, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से मैं आज कहानी आपको सुना रहा हूं। इनकी पूरे प्रमाण के साथ है, कोई ऐसा वैसा नहीं है। दूसरी चीज, सबसे स्टार्टिंग में आपको मैं बता दूं एक खास बात। आप सब देखते होंगे फेसबुक पे कुछ गिने चुने 10-12 लोग गाली देते हैं मुझे। 10-12 लोग हैं, उनकी टीम बटी हुई है। आधा वो 12 घंटे की जो भाजपा की आईटी सेल की ड्यूटी करते हैं उस टाइम में वो गाली देते हैं। आप कभी फेसबुक पे ये चीज़ आप नोट करके देखिएगा। और आधी टीम जो है इनकी रात्रि के लिए है। उनका काम ही है कि यदि कोई अच्छी बात कहे, सही बात कहे, तो आपको उसको माँ बहन करना है, क्योंकि ये फेमस हो चुका है। कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। इनके आईटी सेल के लोग हैं और उनको प्रत्येक जिले के अंदर, प्रत्येक प्रदेश के अंदर रखा हुआ है। भाजपा इस पे दबा के पैसा खर्च करती है। हालांकि इन बेचारों को पैसा नसीब नहीं होता है ज़्यादा। इनकी बहुत सारे मेरे जानकारी में भी हैं कि 10-12 हज़ार बहुत हो गया, या 5,000 6,000 जितने सस्ते में पट जाए। बाकी के ऊपर के इनके खाते हैं, पैसा ऊपर से अच्छा मिलता है गाली गलौज करने के लिए। दूसरी बात, यदि उस व्यक्ति का, जैसे मैं ही आपको डेली लाइफ आता हूं, बहुत सारे व्यक्ति अच्छी तारीफ करते हैं, लाइक करते हैं, हजारों के हिसाब से लाइक होता है, ये आप सब देखते हैं। उसके अंदर आप देखिएगा, यदि कोई कमेंट्स करता है मेरे पक्ष में, तो ये उसकी मां बहन करते हैं ताकि ये दोबारा कमेंट्स ना कर पाए। राजनीतिक की बारीकी को समझिए कि कोई व्यक्ति यदि हमारी तारीफ करता है या हम जो सही बात बोल रहे हैं उसमें वो समर्थन करता है, तो ये उसकी मां बहन करते हैं ताकि ये 1-2 बारी में उसको थोड़ा अटपटा लगेगा, अरे भाई ये तो गंदा गाली देता है, मां बहन की कौन गाली सुने, मैं दोबारा धनेश्वर महतो के पक्ष में कमेंट्स नहीं करने वाला हूं, तो वो छोड़ देता है बेचारा। तो ये इनकी ड्यूटी बनी हुई है। ये काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोग। मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा कहानी। आज की कहानी इन्हीं सब चीजों पे मैं आपको बताने जा रहा हूं। दूसरी तरफ देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी अभी कुछ दिन, ये 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा इन्होंने दाखिल किया है और उसमें ये कहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद है कि सुदर्शन न्यूज के ऊपर एक प्रसारण के ऊपर एक रोक लगाया है, क्योंकि ये नफरत बहुत ज़्यादा फैला रहे थे, अफवाहें ज़्यादा उड़ा रहे थे, ताकि हिंदू मुसलमान के अंदर तनाव पैदा रहे। ताकि तनाव हिंदू मुसलमान में पैदा होगा तभी भारतीय जनता पार्टी को वोट बैंक की राजनीति करने में फायदा होगा। ये तो समूचा देश का बच्चा बच्चा इस बात को समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही हिंदू मुसलमान पे टिकी हुई है, नफरत पे टिकी हुई है। उनसे कुछ देश सीखने वाला नहीं है। जिसको नफरत सीखना है वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर बनते हैं और उनको गुमराह करके ले जाया जाता है। वो राष्ट्रभक्ति के नाम पे, राष्ट्रभक्ति के नाम पे क्या क्या हो रहा है देश में सब समझ चुका है। आप राष्ट्रभक्ति के नाम पे लगे रहो और ये देश को लूट के बेच के खा रहे हैं। बात कर लेते हैं, अब समझ ही गए होंगे मेरा कहने का आप अर्थ। आप सबको याद होगा जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी जी, राजनीतिक वहां से चालू हुई थी, राजनीति गुजरात से। 2002 के अंदर मात्र 6 महीने सत्ता संभाली थी मोदी जी ने, तो गुजरात को एक तोहफा दिया था हिंदू मुसलमान का दंगे का तोहफा। उसके अंदर हजारों के हिसाब से, ऐसा नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि दंगा होता है तो कोई किसी एक जाति व्यक्ति का ही लोग मरता है, नहीं। दंगा होता है, कमजोर से कमजोर आदमी भी कभी ताकतवर आदमी के ऊपर हावी हो जाता है और वो मार के चला जाता है। ये इसकी कोई गारंटी नहीं होती। दंगे में कोई भी मर सकता है, हिंदू भी मरता है, मुसलमान भी मरता है, कोई भी मरता है।
फायदा नेता उठाते हैं, जो देखने को आपको मिल रहा है देश के अंदर। 6 महीने के शासनकाल में 1.5 महीने तक गुजरात में दंगे होते रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी, माफ करना, माननीय मुख्यमंत्री जी उस टाइम में थे, ये तमाशा देखते रहे। जब पूरे देश में फजीहत होने लगी, तब उस टाइम में आप सबको याद होगा, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी गुजरात गए, मीटिंग की। उस मीटिंग के अंदर सार्वजनिक तौर से आपको मुख्यमंत्री जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि आप राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए आप इस्तीफा दे दें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत के प्रधानमंत्री, भाजपा के प्रधानमंत्री उस टाइम के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनसे कहा कि आप राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए आप इस्तीफा दे दें। लेकिन राजनीतिक में देखिए, हर जगह जो है ना, एक दूसरे की काट करने के लिए, राजनीतिक हो या सामाजिक हो या कहीं भी कोई मंच हो, आपका पक्ष है तो विपक्ष भी 100% होगा, आपके साथ ही रह के होगा। आपके मित्र ही हो, आपके विरोध में रहेंगे। तो आडवाणी जी को लगता था कि यदि मैं नरेंद्र मोदी का साथ दूंगा तो नरेंद्र मोदी जी मेरे बन जाएंगे। आडवाणी जी का सपोर्ट मिला, उन्होंने इस्तीफा वहां नहीं दिया। समझिए राजनीतिक की बारीकी को। उसके बाद हिंदुओं के दिल में एक जगह बनाई मोदी जी ने देश लेवल पे कि अरे भाई, ये हमारा मसीहा बन सकता है। अब पता नहीं हमारे हिंदू भाई क्या चीज़ का मसीहा समझने लगे अपने आप को, रक्षक। भाई मुझे तो, मैं आपको बताऊं, मैं जहाँ तक मेरी अपनी पर्सनल बात है, तो मैं तो सभी समाज के साथ बचपन से रहा हूँ, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ब्राह्मण के साथ रहा हूँ, राजपूत के साथ मेरे आज भी अच्छे मित्र हैं, ब्राह्मण समाज के, चाहे वो मीडिया से हो, चाहे आम नागरिक से हो, या राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छे संबंध हैं। मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, भेदभाव की मुझे कहीं नजर नहीं आया। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, आपके अंदर यदि कोई कमजोरी होगा तो ही आपका कोई उपयोग करेगा। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। चाहे वो नेता हो, चाहे आम आदमी हो, जब तक मनुष्य के अंदर कोई कमी नहीं होती है, तब तक कोई किसी को इस्तेमाल नहीं करता है। यह मैं अपना तजुर्बा आपको बता रहा हूं। तो उस टाइम के अंदर आपने देखा, उसी के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी गुजरात के थे, तो उसी के समय में हार्दिक पटेल, सब व्यक्ति के जुबान पे नाम है, एक नौजवान अपनी जाति को लेके अपनी राजनीतिक शुरू किया। हार्दिक पटेल समाज के लिए, और उसने लाखों की संख्या में गुजरात में मोदी जी को भीड़ दिखा दी रैली करके, उससे भी बड़ी भयंकर। अब मोदी जी को लगा, अरे भाई ये नौजवान तो मेरी कुर्सी छीन लेगा। मोदी जी को लगा कि मेरी कुर्सी छीन लेगा। बदले में क्या दिया मोदी जी ने? चल भाई, राजद्रोह का मुकदमा डालो और इसको अंदर कर दो, इसका राजनीतिक कैरियर समाप्त कर दो। नंबर 1, देखिए उस नौजवान के साथ क्या किया। वहीं पे कुछ हमारे दलित भाई भी, दिनेश रिजवानी ऐसी कुछ करके, अभी वर्तमान में शायद विधायक भी हैं, उनको भी काफ़ी परेशान किया गया। वो उनकी टीम के हिस्सा थे वहाँ, ऐसा देखने को मिला। मैं पक्की गारंटी से नहीं कह रहा हूँ कि उनकी टीम का हिस्सा थे कि नहीं थे, लेकिन ऐसा देखने को ज़्यादातर समाचारों में मिला एक मंच पे। उसके बाद आप आ जाइए, कैसे मोदी जी राजनीतिक करते हैं और कितनी खतरनाक राजनीतिक करते हैं। अब ये आपको मैं प्रमाण के साथ पेश कर रहा हूं। आया 2014 की बात कर लेते हैं, 13 की। मोदी जी के पक्ष में हमारे बिहार से गिरिराज सिंह जी जय श्री राम का नारा के साथ, क्योंकि ये भी गिरिराज सिंह का रिकॉर्ड जो है
वो छल और पाखंड का ही है। कोई समाज के प्रति कोई बेहतर, या बिहार वासियों के प्रति या देशवासियों के प्रति कोई बेहतर नहीं है। ये भी उसी गटर के कीड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी एक गटर है, गटर। आप उससे कुछ अच्छा नहीं सीख सकते हैं। आरएसएस एक भारत का गटर है, उसमें गंदगी पैदा होती है, गंदगी, और वो गंदगी पूरे हिंदुस्तान में फैलती है, जिसका प्रमाण आप देखते ही हैं कि क्या हो रहा है देश के अंदर। तो गिरिराज सिंह का इधर बिहार से सपोर्ट मिला, और भी कई नेताओं का, और ब्लैकमेलिंग कैसे मोदी जी करते हो तो भली भांति आप लोग समझते हैं। पैदा हुई भाई, अब मोदी जी का नाम आ गया, आडवाणी जी को किनारा किया गया। मोदी जी का इतिहास रहा है कि जिसने भी मोदी जी का साथ दिया है उसका तो क्रियाक्रम तय है। मोदी जी का इतिहास है ये। अब जैसे जन्म देने वाली माँ को देख लो, बाप को देख लो, बाप का ही क्रियाक्रम कर दिया मोदी जी ने। घर से भागे तो बाप जेवर लेके भागे थे, सुनने को मिलता। मैं पक्की गारंटी नहीं कहता हूँ, पेपर भी एक, बहुत सारे व्यक्ति पेपरों की कटिंग डालते रहते हैं इसमें। तो मैं तो समझता हूँ कि भाई 40 साल पहले मोदी जी का कोई अस्तित्व नहीं था। 45 साल पहले जो पेपर में उसका फोटो छपेगा कि ये चोरी करके भागा है, हो सकता है ये झूठी खबर भी हो सकती है, मैं ये दावे से नहीं कह सकता। लेकिन फेसबुक या सोशल मीडिया पर ही मैंने देखा है कि एक पेपर में छपा हुआ खबर है कि मोदी जी अपने घर का जेवर लेके भागे थे। तो मैं पक्की गारंटी नहीं कह सकता। उसके शोक में इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद 14 साल की उम्र में शादी हुई, घरवाली को छोड़ के भाग गए। अब सोचिए कि मोदी जी ने, जब बच्चा कोई मेरा हो या किसी का हो या आपका हो, यदि बच्चा घर छोड़ के, वो भी 14-15 साल का या 18 साल का, यदि किसी का भाग जाए तो समझिए जीते जी उस माँ बाप की मौत हो जाती है। उस शोक में डूब जाता है, गम में डूब जाता है। तो मोदी जी को ये चिंता नहीं थी कि मैं जो घर छोड़ के भागूंगा मेरी माँ के ऊपर क्या असर पड़ेगा, मेरे बाप के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इस बात की उनको चिंता नहीं थी। चिंता थी अपने ऐश मौज की, सिंगल जिंदगी जीने की। भाग गए घर से, चलिए कोई बात नहीं है। मोदी जी, अब 2013 की बात कर लेते हैं। आपने एक से एक मोदी जी का भाषण देखा होगा। कभी ये भाषण में कहते हुए नजर आए कि मैं 35 साल भिक्षा मांग के खाया हूं। कभी ये भाषण में कहते नजर आए कि मैं 40 साल भिक्षा मांग के खाया हूं। कभी ये अपने भाषण में कहते हैं कि मैं पहाड़ों पे सन्यासी की जिंदगी जीने के लिए 10 साल तपस्या करके आया हूं। कभी अपने भाषण में बोलते हैं कि मैं चाय बेचता था प्लेटफॉर्म में। कभी ये मोदी जी कहते हैं कि मैं आरएसएस के दफ्तर में झाड़ू पोछा लगाता था। कि मैं नहीं, ये मोदी जी की जुबानी है। मैं इसमें एक भी कोई मिलावट की बात नहीं है। सब मोदी जी ने स्वयं अपने आप को बोला है। आपने ऐसा भी सुना होगा, जब लोकसभा का ये चुनाव जीते तो जापान में जाके कहते हैं कि मुझे 600 करोड़ मतदाताओं ने मत दिया है। 600 करोड़, 130 करोड़ की भारत की पॉपुलेशन है, 600 करोड़ मतदाताओं ने इनको मत दिया है। कब क्या बोलेंगे इनकी कोई गारंटी नहीं है। आपने देखा ही है कि भैया 15 लाख का जुमला देखा ना, 2 करोड़ नौजवान को रोजगार देने का जुमला, किसानों की आय दुगुनी करने का जुमला, ये सब देखा। 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर दूंगा, ये जुमला। अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो भारत में मैं टैक्स माफ कर दूंगा, मतलब टैक्स लूंगा ही नहीं, ये जुमला। मतलब अब शब्द अंट संट, जो यदि अगर बुलाना हो तो नरेंद्र मोदी को ले आओ कहीं, उसकी कोई सीमा नहीं होगी। फिर भी हमारे अंधभक्त पता नहीं क्या खूबी नजर आती है कि एक गपेड़ी इंसान को, जिसका कोई कैरेक्टर नहीं, कोई छवि नहीं, उसको अपना आका, उसको अपना भगवान मान लिया। यह दुर्भाग्य है उन भक्तों का या हमारे देश का, जिन्होंने इतनी यकीन कर लिया एक ऐसे फ्रॉड प्रधानमंत्री पे, किसी फ्रॉड व्यक्ति के ऊपर, कि वो कुछ भी झूठ बोलता है और भारत की जनता मानने को तैयार हो जाती है। तो इसमें गलती उस प्रधानमंत्री की नहीं है, गलती है जनता की। आप मूर्ख बन रहे हो, आपको बना रहा है और आप बनना पसंद कर रहे हो। और यदि आप मूर्ख बन रहे हो
तो भुगतेगा वो प्रधानमंत्री, हो तो ऐसे मौज कर रहा है, आप भुगत रहे हो आप। अब बात करते हैं 2013 में, आपको याद है दिसंबर के महीने में गांधी मैदान में मोदी जी ने रैली किया था, फर्स्ट रैली, पहला रैली। वैसे भी इतिहास है भारत का इतिहास है, बिहार का इतिहास है कि ज़्यादातर आंदोलन, आज़ादी की लड़ाई देख लीजिए, महात्मा गांधी ने बिहार में ही चालू किया था, आपको मोतिहारी से, चंपारण से। तो ये मोदी जी ने अपना राजनीतिक प्रधानमंत्री का यात्रा चालू किया तो बिहार के गांधी मैदान से। अब देखिए मास्टर प्लान क्या होता है इनका, मास्टर प्लान देखिए कितनी बेदर्दी से ये लोगों को मरवाते हैं, लेकिन एहसास भी नहीं होने देता सामने वाले को, और ठीकरा फोड़ देते हैं दूसरे के ऊपर। गांधी मैदान में रैली हुई थी, ऐतिहासिक रैली हुई थी मोदी जी की। जानते हैं कितने बम फूटे थे? 14 बम फूटे थे गांधी मैदान में। अब ये बम फूटे कहां थे, बात की बारीकी को समझिएगा, अगर दिमाग है तो। अब पूरा गोबर ही भरा है तो मैं समझा नहीं सकता हूं। वैसे देश की जनता समझ रही है, अब सारी राजनीतिक समझ रही है। ये आईटी सेल वालों को तो वेतन लेते हैं ना, तो इनको तो भाई उसकी गुलामी करते हैं, तो गुलामों को नहीं कभी कोई फर्क पड़ता है, गुलामों के लिए कोई वो नहीं है। 14 बम फटे। जानते हैं पहला बम कहां फटा था? पटना के 1 नंबर प्लेटफॉर्म में, बाथरूम में। क्या मोदी जी बाथरूम में जाने वाले थे? हवाई जहाज से आते हैं। अब हवाई जहाज से आने के बाद हो सकता है मोदी जी को क्या कहते हैं, वो पेशाब लगा होगा, तो उसके लिए उन्होंने कहा होगा कि भाई मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे आऊंगा बाथरूम करने। बात समझ रहे हैं मेरी? नहीं समझ में आया या समझ में आया वो आप जाने। क्या कारण है वहां बम फूटा? मोदी जी यहां गांधी मैदान में आने वाले थे, एयरपोर्ट से आते, सेटिंग। उसके बाद जो बाकी के 13 बम फूटे थे, ये 12 बम फूटे गांधी मैदान के चारों तरफ। मोदी जी के मंच के इर्द गिर्द नहीं कोई बम फूटा। आखिर जब मोदी जी भाषण में कह रहे थे और इनके कार्यकर्ता कह रहे थे, मंच पे से देखिए, कोई भी ऊंची जगह से आप नीचे जगह में क्या हो रहा है वो हर एक व्यक्ति देख सकता है। तो उस दिन मोदी जी के भाषण से पहले जब बम फूट रहा था और मोदी के आने के बाद भी बम फूटा है, तो ये कह रहे हैं कि अरे भाई पटाखे कम फोड़ो, मंच पे से लोग मर रहे हैं, भाग रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि पटाखे कम फोड़ो आप। मोदी जी आए, वो कहते हैं जितना बम फोड़ना है फोड़ लो। उनके बाकी के नेताओं को पता नहीं है कि बम फूट रहा है। ये भाषण में बता रहा हूं, ऑल रिकॉर्ड भाषण है, सोशल मीडिया पे है। मोदी जी के चेले कह रहे हैं वहां मंच से कि भैया पटाखे मत फोड़ो, और मोदी जी कह रहे हैं अरे भैया जितना भी बम फोड़ना है फोड़ लो, मैं भागने वाला डरने वाला नहीं हूं, मैं यही मंच पे डटा हुआ हूं। क्योंकि मोदी जी को पता है एक भी बम मेरे मंच के इर्द गिर्द नहीं है। बम तो क्या कहते हैं पब्लिक में है, वो भी चारों तरफ है। गांधी मैदान आप भी जानते हैं 2 किलोमीटर से कम का मैदान नहीं है, काफी बड़ा मैदान है, काफी बड़ा मैदान है। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा मैदान भारत में कोई दूसरी जगह है, बहुत बड़ा मैदान है। तो पब्लिक में आप देखते हैं ना, मैं डेली लाइव रहता हूं, तो ये मोबाइल पे बीमारी है, कभी खत्म नहीं होती है, ये करेंगे इसी टाइम में ही, बीमारी है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर मोदी जी को कैसे पता कि बम फूट रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को पता है कि पटाखे फूट रहे हैं, कहीं तो कुछ दाल में काला है ना। और आखिर मोदी जी की सभा में आज तक बिहार में कहीं भी एक समस्तीपुर के अंदर आपको नेता को उड़ाया गया था, रेल मंत्री थे कांग्रेस के जमाने में, जगन्नाथ मिश्रा के भाई थे, बहुत अच्छा नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है, खैर छोड़िए उस बात को। उस नेता को उड़ाया गया बिहार में। गांधी मैदान में, पटना में कभी भी किसी रैली सभा के अंदर कभी भी कोई बम का कांड नहीं हुआ। ये पहला इतिहास में है
जो गांधी मैदान में बम लगाए गए, फोड़े गए, एक लहर पैदा करने के लिए, चुनावी लहर, यहीं से बना मोदी का एक प्लान। और पूरे भारत के अंदर मोदी को मारने के लिए बम फोड़ा गया, मोदी को मारने के लिए बम फिट किया गया। लेकिन मोदी का तो क्या कहते हैं, बाली भी बाका नहीं हुआ। और आपको मैंने कहा ना, हाँ, ललित नारायण मिश्र के मंच में बम था, पता है आपको, समस्तीपुर में सभा थी, उनको मारना था तो उनके मंच में बम फिट किया गया था। लेकिन मोदी जी के तो मंच में बम था ही नहीं। आप राजीव गांधी को ही रख लीजिए ना, राजीव गांधी जी को जब मारना था तो लेडीज बम लगा के मंच पे पहुंची थी। राजनीतिक समझिए, राजनीतिक पूरा चीतरा उड़ा दिया था। कितने आदमी मरे थे आप सब ने देखा होगा। ये नौजवान भाई तो उस टाइम में तो पैदा नहीं हुए होंगे, 90 में। आपको समझना पड़ेगा ये राजनीतिक, कि जब किसी नेता को उड़ाना है तो पब्लिक में बम फूट रहा है। अगर मान ले कि वो पब्लिक से रास्ता भी एक आता है, जहां पे बम फूटे वो रास्ता मोदी जी का है ही नहीं आने का, तो इसका मतलब है कि बहुत मास्टर प्लान के साथ मोदी जी ने सेटिंग किया, कैसे मुझे राजनीतिक को आगे करना है। देश की जनता आ गई, मोदी जी का लहर बन गया, जीत गए भाई। अब सवाल यह उठता है कि 5 साल मोदी जी ने क्या किया? सिर्फ विदेश घूमने का काम किया। आप सब ने देखा होगा, भारत में मुश्किल से मुझे लग रहा 150 दिन रहे होंगे नहीं तो 5 साल में टोटल दिन इन्होंने विदेश में घूमने में खर्च कर दिए। अब राम मंदिर का मुद्दा जोड़ों पे था दिया हुआ, और कई सारे उठपटांग के फैसले मोदी जी ले चुके थे। जनता में आक्रोश था, 2019 से पहले जनता में आक्रोश हो गया था। अब इन लोग के पास दिमाग ही नहीं था। तब एक बयान है अमित शाह जी का कि मेरे पास एक ऐसा प्लान है कि मैं सत्ता प्राप्त कर लूंगा। अमित शाह जी का। अब भाई सत्ता प्राप्त करेंगे तो कैसे करेंगे भाई? देश को हमने जुमला छोड़ दिया कि आपको हम 2 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे, नहीं दिए। देश में महंगाई कम करेंगे, नहीं किए। विदेश का काला धन लाएंगे, नहीं लाए। राम मंदिर का मुद्दा नहीं रहा, धारा 370 का मुद्दा नहीं। मतलब जो भी इनके घोषणाएं थीं उनमें से एक भी वादा 2019 तक ये नहीं पूरा किए थे। बात को समझिए, आप राजनीतिक को समझिए। अब प्लानिंग क्या है? प्लानिंग है बहुत अच्छा। एक राष्ट्रभक्ति ही एक ऐसी चीज है कि दुनिया में किसी भी कंट्री का, पब्लिक का दिल जीता जा सकता है। यह मोदी जी को अच्छी तरह से पता है कि राष्ट्र के नाम पे, सेना के नाम पे कोई भी व्यक्ति हो वो मुख नहीं खोलेगा, सर झुका देगा। तब प्लान बना पुलवामा हमले का। 300 किलो आरडीएक्स। जब सेना ने हमारे कहा कि हमें हेलीकॉप्टर दीजिए, हेलीकॉप्टर नहीं मिला उसको। और सोचिए एक काफिला जा रहा है, सारे बुलेट प्रूफ गाड़ी, एक गाड़ी में नहीं है, और उसी गाड़ी के अंदर 300 किलो आरडीएक्स लेके कोई गाड़ी ठोक देता है। जाके कैसे ठोक देता है? ये बारीकी चीज आपको समझना पड़ेगा। अगले ही दिन आज हादसा होता है, और कल राजस्थान में रैली थी प्रधानमंत्री की। इतने बड़े घटना के बाद सभी राजनीतिक दल में, यहां तक मेरा भी दरभंगे के अंदर रैली था, मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि मैं खुद उम्मीदवार था। मधुबनी से दरभंगा का भी हिस्सा आता है, उसमें 2 विधानसभा का, तो मैंने रैली कैंसिल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की रैलियां बरकरार रही, भाषण देते रहे। जिस टाइम में इतना बड़ा कांड हुआ उस टाइम में भी आपको अमित शाह मंच पे ही थे, भाषण दे रहे थे। मंच उसने समाप्त नहीं की। क्यों नहीं की भाई? जब राष्ट्र भक्ति है, देशभक्ति है, तो इनको प्रेम नहीं है, किसी जनता से प्रेम नहीं है। प्रेम है इनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से। कुर्सी के लिए किसी को मरवा सकते हैं।
सेना मरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने देखा ना अभी चीन में, प्रमाण है भाई, 20 सेना हमारी चीन ने मारी ना, मतलब शहादत की ना, 5 सेना को किडनैप किया ना, और मोदी जी क्या कह रहे हैं, हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा, क्योंकि नोट लेना था चाइना से। नोट उसी दिन डील हुई ना 9,000 करोड़ की। अरे भाई ये सब प्रमाण है। कैसा प्रमाण जनता को चाहिए, कैसा भक्तों को प्रमाण चाहिए? मैं नहीं, ये रिकॉर्ड है भाई। अभी हाल की बात है, कोई 5 साल 6 साल नहीं बीत गया है, 2 महीने पहले की बात है। समझिए, तर्क समझिए। तो पुलवामा हमले के बाद जब राजस्थान में अगले दिन रैली करने गए, तो कोई भी व्यक्ति को मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा याद है आपको उनकी क्या कहते हैं, वो शहीदों की फोटोएं मंच के पीछे लगाया था मोदी जी ने, याद है? और जरा गौर से मोदी जी का उस भाषण का चेहरा, नेट पे भाई भाषण होगा, आप गौर से उस मोदी जी का चेहरे पे थोड़ा सा नजर डाल के देखना। मोदी जी के चेहरे पे जो मुस्कुराहट, खिलखिलाहट है, देश के एक एक नागरिक का आंख खुल जाएगा। उस भाषण से पहले मोदी जी का चेहरे का देखिएगा, क्या उनके अंदर मतलब एक खुशी हो रही है, मुस्कुरा रहे हैं भीतर से वो, तब वो वहां पे भाषण देते हैं और देश की सेना की शहादत के ऊपर हमारे देश के नौजवान से मत मांगते हैं। समझ लीजिए, 2019 में कोई विकास का मुद्दा नहीं था, सब व्यक्ति जानते हैं। कोई रोजगार का मुद्दा नहीं था, हर एक व्यक्ति जानता। ना महंगाई का मुद्दा था, देश की सुरक्षा का मुद्दा था। उसके बाद पाकिस्तान में घुस के, मैं सेना पे सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं, सेना अधीन है भारत सरकार के, जो भारत सरकार आदेश करेगा उतने तक ही काम करेगा। मैं सेना की शक्ति पे, उनके हौसले पे किसी भी तरह का मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं समझता हूं, मैं क्या पूरा भारत समझता है कि भारत की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना। मैं सेना पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन 4 बम पाकिस्तान में बॉर्डर पे फोड़े गए अंदर घुस के। किसको शहीद किया गया? 4 पेड़ को। और हमारे देश की मीडिया ने क्या पूरे दिखाया? 500 आतंकवादी मारे, 600 आतंकवादी मारे, 300 आतंकवादी मारे। किसी भी नेता या किसी भी मीडिया का एक जैसा बयान नहीं था। भारत में 44 जवान हमारे शहीद हुए, उनके सबके टुकड़े टुकड़े मिले, कपड़े मिले, जूते मिले, तमाम तरह की चीजें मिली। लेकिन भारत ने जो हवाई जहाज से वहां आतंकी ठिकाने पे हमला किया, ना वहां उनका कोई जूता मिला, ना कोई शरीर का कोई वस्त्र मिला, ना ही कोई टुकड़ा मिला, सब गायब हो गए। क्योंकि सेना को कहा गया था कि आप पेड़ के ऊपर हमला करना, क्योंकि अगर वहां बम गिरते तो दोनों देशों में युद्ध होता। इमरान खान से सेटिंग, इमरान खान का भी कोई क्वालिटी नहीं है। मोदी सरकार ने एक मोटी रकम दी होएगी, मेरा अपना मानना है। और इस बात को रफा दफा करने के लिए, चुनावी मुद्दे को बनाने के लिए यह डील हुई होगी, क्योंकि दोनों देशों की राजनीति कुछ इसी आधार पे चलती है, भारत की भी पाकिस्तान की भी। ये दोनों एक दूसरे के सेना को मरवाने में माहिर है। चुनाव के समय में कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर भारत से ही अलग हुआ है ना पाकिस्तान, तो अंश तो यहीं का है, कुछ गुण तो यहीं का है, तो चलेंगे वही चाल। तो आप समझ लीजिए कि मोदी सरकार देश की जनता को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ती। चलिए वो सब हो गया। अब बात कर लेते हैं इधर सत्ता जब से 1.5 साल से मोदी जी को मिला है, तब से ये क्या कर रहे हैं? हमारे दलित भाइयों पे लाठीचार्ज, हमारी माता बहनों पे लाठीचार्ज, हमारे किसान भाइयों पे लाठीचार्ज, हमारे नौजवान भाइयों पे लाठीचार्ज। लाठीचार्ज जनता पे कौन कराता है? जो कसाई होता है, जो कसाई होता है, जिसके राज में माता बहने की इज्जत सुरक्षित नहीं होती है, वो कंस होता है। तो आपको लग रहा है कि राम राज चल रहा है देश के अंदर? राम राज में कोई भूखा, कोई परेशान व्यक्ति नहीं रहता था। सभी व्यक्ति सुखी, संपन्न, आनंद से जीवन गुजारते थे। वो होता है राम राज।
और जिसके राज्य में न माता बहनें हमारी सुरक्षित हैं, न फोर्स हमारा सुरक्षित है, न नौजवान हमारा सुरक्षित है, न किसान हमारा सुरक्षित है, कोई व्यक्ति सुखी नहीं है, उसे कहते हैं कंस राज। तो आज मोदी सरकार, योगी सरकार कंस राज की सरकार चल रही है, एक हिटलर की सरकार चल रही है। और जो संविधान को तार तार कर दे उसका नाम है नरेंद्र मोदी। जो संविधान को तार तार कर दे उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। जो संविधान को नहीं मानता हो उसका नाम है अमित शाह। ये 3 व्यक्ति हैं भारत की बर्बादी के जिम्मेदार। सोच लो, 3 व्यक्ति अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए 130 करोड़, कोई कहता है 130, कोई 135, हाँ जब जनसंख्या आपको 2010 में हुई थी तो 130 की थी, अभी 35 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। मतलब कहने का कि हमारे पूरे भारत की जनता को 3 व्यक्तियों ने, जैसे क्या कहते हैं वो गन्ना को केलू में पेड़ते हैं ना और उसका रस निकाल देते हैं, तो पूरे देश की जनता का पूरा खून निचोड़ दिया है ये 3 व्यक्तियों ने। सिर्फ 3 व्यक्तियों ने मिलके पूरे देश की जनता का, चाहे सेना हो, चाहे हमारी माता बहनें हो, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारे विपक्षी पार्टी हो, सबका तेल निचोड़ने का काम और संविधान को तोड़ ममोड़ने का काम किसी और ने नहीं किया, मात्र 3 व्यक्तियों ने किया है। तो ये देश के इतने बड़े हानिकारक व्यक्ति हैं जिनकी कोई गारंटी नहीं है। अभी आपको 2-3 दिन में एक न्यूज और मिलेगा आपको बिहार से। निर्वाचन आयोग निरीक्षण करने के लिए भेज रहे हैं। मोदी जी ने भाप लिया है कि बिहार में हमारी स्थिति जो है डामाडोल है, तो हो सकता है कहीं चुनावी डेट आगे भी बढ़ सकता है, ऐसा मुझे संकेत मिलता है। क्योंकि एक चीज आप याद कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ मोदी अमित शाह इस 6.5 साल के अंदर क्या किया है? चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है। भारत के इतिहास में इतने विधायक खरीद फरोख्त कभी नहीं हुए। यानी मैं क्यों कह रहा हूं संविधान की धज्जियां उड़ा दी है। ये देश का सारा पैसा सिर्फ 2 चीजों पे खर्च करते हैं। एक तो आरएसएस को मालामाल किया है इन्होंने, जितनी भी धन अर्जित किया है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बनाने में सारा पैसा खर्च किया है। तीसरा, सारी रैलियों के अंदर, वर्चन रैली में जो देख लीजिए ना आप, जो अमित शाह ने किया है, खुद उनका आंकड़ा है कि 150 करोड़ रुपया एक रैली में खर्च किया है। तो सोचो, बिहार के चुनाव में रैलियों की अब छूट हो गई है। मोदी जी ने अब कहा कोरोना वरोना कुछ नहीं, अब रैलियां कर सकते हैं, क्योंकि मन नहीं लग रहा है उनको, मन नहीं लग रहा मोदी जी को कि भाई मैं आखिर इतने दिन तक बंद कैसे रह सकता हूं। मैं तो जनता में जाके अपनी फालतू की बकवास सुनाता हूं, मेरा कोई बकवास सुन नहीं रहा। आखिर मैं मन की बात कितनी सुनाऊं? मुझे तो भीड़ में जाके बातें कहने की आदत पड़ गई है। तो भीड़ में जाए तो ऐसा ना हो कहीं जूते चप्पल भी मिलना चालू हो जाए इस बारी बिहार में मोदी जी। तो हो सकता है मोदी जी देखिएगा कहीं मंच जो है ना आधे किलोमीटर की दूरी पे ना रखें, इतने डरपोक है ये। अरे भाई, जो दूसरे की जान लेता है ना उसको अपनी जान बहुत प्यारी होती है। योगी आदित्यनाथ चूहे को ही देख लो ना, उसको अपनी जान कितनी प्यारी है। पार्लियामेंट में रो रहा था और अभी शेर बन रहा है। मोदी जी को देख लो, इन सब की जब बारी आएगी ना तो ऐसी फटती है ना, तब तो इतने सुरक्षा के घेरे में रहते हैं ये लोग। समझिए क्या हो गया है इस देश को, क्या हो गया इस देश के नौजवान तो अब लगभग मैं समझता हूं कि 90% समझ गए हैं। देश का नौजवान भी समझ गया है, किसान भी समझ गया है। और आज तक मैं दुनिया में हर एक मुल्क की कहूंगा जिसने भी किसानों से पंगा लिया है, उस सरकार की जो है ना, जैसे मैं कल भी कहा था कि जड़ से जो मोथा निकालते हैं ना खेत में से, उसी तरह से किसान जो है उस पार्टी का जड़ से मोथा क्या सफाया कर देते हैं। तो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कराते हो, किसान के खिलाफ। किसान को भूखा नंगा मारोगे मोदी जी? ये देश का किसान है, आपको बना सकता है
तो आपको बिगाड़ भी सकता है। इस चीज को आप समझो। आप नहीं समझे हो अभी देश की जनता को। मैं शुरू से कह रहा हूं, ये गुजरात नहीं है, ये गुजरात नहीं है, ये भारत देश है, महान देश। हर राज्यों में हर तरह के विचारधारा के आदमी हैं। देश एक छोटा सा गुजरात मत समझ लेना मोदी जी, ये भारत देश है। और बिहार की जनता के साथ जिस तरीके का और यूपी के जनता के साथ बर्बरता पूर्वक आपने पैदल चलने पे मजबूर किया उनको, रेल में कटने के लिए। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि जो रेलगाड़ी 48 घंटे में जाती है उसको 10 दिन तक दौड़ा रहे हो भूखे प्यासे, जानबूझ के पब्लिक को मारने के लिए। ये बिहार की जनता भूली नहीं है मोदी जी। ये जो 10-10 दिन तक रास्ता भटका रहे थे जानबूझ के, ये हमें सब पता है और बिहार की जनता को पता है। कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। मुजफ्फरपुर में वो भूख प्यास से जो प्लेटफॉर्म पे महिला मरी, इन मौत का जिम्मेदार कौन? नरेंद्र मोदी, सिंगल नरेंद्र मोदी। जितने भी हमारे नोटबंदी में मरे हों, चाहे क्या कहते हैं दंगे फसाद में मरे हों, चाहे हमारे हिंदू भाई मरे हों, चाहे अभी एक बिहार में अभी मैंने सुना आरएसएस का, कल मैं पूरी खबर सच्ची है झूठी मैं कह नहीं सकता, लेकिन सोशल मीडिया पे देखा कि एक व्यक्ति वहाँ पे हमला हो गया है, क्या कहते हैं बेगूसराय में। क्यों? चुनावी मौसम में ही आरएसएस वालों पे हमला होता है क्या? बाकी दिन में नहीं होता है? कितना बेवकूफ बनाओगे मोदी जी देश की जनता को? अपने ही संगठन के लोगों को मरवाओ, अपने ही संगठन के लोगों को मरवाओ चुनावी मुद्दा बनाने के लिए। क्या गजब की राजनीतिक है। नाम दे दो मुसलमानों ने मारा। अरे मुसलमानों को क्या पड़ी है मारने की? और वो मारेंगे तो चुनाव के समय में मारेंगे ताकि आपको फायदा हो गद्दी का। समझ रहे हो भाई मैं क्या बात कह रहा हूं? चुनाव के समय में यदि किसी का मर्डर होता है तो समझ लेना इसमें राजनीतिक छुपी हुई है, वोट बैंक की। बहुत सारी पार्टियां हैं, उसी में से एक भारतीय जनता पार्टी है कि अपने कार्यकर्ताओं को ही मराती है। आरएसएस को लोगों को मरवाएगी चुनाव के समय में। क्या कहते हैं भाजपा अपने ही नेताओं को मरवाती है क्योंकि हिंदू मुसलमान का रंग देना रहता है। अब दूसरा नहीं मिला तो किसी से भेदभाव चल रहा है पार्टी में ही, तो चल यार इसको मरा और इसको हिंदू मुसलमान का नाम दे दे। यह राजनीतिक घटिया है। समझिए देश की जनता भाई, मैं बहुत बारीकी से आपको बात किया हूं। और हाँ, कुछ बातें अभी छूट गई हैं, अब कन्हैया कुमार की ही रख लेते हैं। बहुत सारे व्यक्ति कन्हैया कुमार को देशद्रोही कहते हैं। अरे एक नौजवान गरीब घर का, बेगूसराय का लड़का, गरीब घर का, वो जेएनयू कॉलेज में गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं, तो मोदी जी को, अमित शाह को चुभता है। सीतारमन भी उसी कॉलेज की पढ़ी हुई है ना, उसकी भी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी। तो देश में क्या ऐसे कॉलेज नहीं होने चाहिए जो जिसमें गरीब का बच्चा पढ़ सके, अच्छे तालीम पा सके? मोदी सरकार की मंशा है उन सब पे ताला लगाने की। अब सोचिए मैं कहीं भाषण दे रहा हूं, अब मेरे मंच के पीछे में कोई जाके कोई लाउड स्पीकर ही चला दे या कोई बैकग्राउंड से आवाज निकाल के कहे भारत तेरे टुकड़े होंगे, या भारत के खिलाफ, मतलब अगर यदि मेरे बैकग्राउंड में जाके, तो क्या मोदी सरकार या किसी की भी सरकार मुझे अंदर कर देगी? कि उस व्यक्ति की, उसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष। तो आखिर ये खबर चलाया कौन? जी न्यूज। जी न्यूज का मालिक कौन? सुभाष चंद्रा। सुभाष चंद्रा किस पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी का। तो प्लानिंग थी कि एक कन्हैया कुमार नौजवान लीडर उभर रहा है, इसकी राजनीति कैसे खत्म करनी है, जैसे हार्दिक पटेल की। आखिर कोर्ट से बरी हुआ कन्हैया कुमार की नहीं। दिल्ली दंगे की बात कर लेते हैं। दिल्ली दंगे में ही अभी जो दो उमर खालिद को, एक वो भी जेएनयू कॉलेज का ही छात्र है, उसको निशाना टारगेट बनाया गया। देश का बच्चा बच्चा जान रहा है कि दिल्ली में दंगा किसने फैलाया। अनुराग ठाकुर की देन है, कपिल मिश्रा की देन है, रागिनी तिवारी की देन है, जिसका वीडियो है बकायदा भड़का के कह रही है कि मुल्लों को काट दो, पीट दो। भड़काने का इतना बड़ा प्रूफ है और जांच हो रही है, मतलब मुसलमानों के प्रति, जिसकी एक वीडियो एक जगह नहीं कोई उसका बता सकता है कि ये यहां पे भाषण दे रहा है कि चलो हिंदुओं को काट दो या हिंदुओं को मार दो।
एक भी जगह कोई बता सकता है इस चीज को? भारतीय जनता, ये प्रमाण है, देश की जनता को आप समझिए कि ये प्रमाण है आपके आगे। कपिल खान को ही देख लो, उत्तर प्रदेश के अंदर जो डॉक्टर अपने पैसे खर्च करके ऑक्सीजन मंगा के और गरीब बच्चों को जान बचा रहा है, उसको जेल में ठूस दिया गया। देखिए, बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं रे भाई धनेश्वर महतो तो मुस्लिम सपोर्टर है। ना मैं हिंदू का सपोर्टर हूं, ना मैं मुस्लिम का सपोर्टर हूं, ना मैं सिख का हूं, ना मैं ईसाई का हूं। मेरी बात को समझ लो, मैं एक इंसान हूं। किसी दुनिया में यदि कोई पहले आया तो इंसान आया, कोई धर्म नहीं आया। धर्म मैंने और आपने बनाया है, एक आस्था की चीज है, वो अलग चीज है। इंसानियत सबसे पहले है, बाद में है कुछ। अगर जिसके साथ भी अन्याय होगा, धनेश्वर महतो खड़ा होगा। अगर मेरे हिंदू भाई के साथ कहीं अन्याय होगा तो मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा। मेरे मुसलमान भाई के साथ कहीं अन्याय होगा तो मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा। किसी सिख के साथ अन्याय होगा तो मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा। किसी ईसाई के साथ यदि अन्याय होगा तो मैं वहां खड़ा होऊंगा। दुनिया में ना कोई कुछ लेके आया है, ना कोई कुछ लेके जाएगा। सिर्फ एक चीज लेके जाएगा, अपने कर्म को। जो कर्म करूंगा, इतिहास आने वाला उस हिसाब से याद करेगा। धृतराष्ट्र ने जो कर्म किया, आज वही इतिहास में आज किस तरीके से लोग नाम लेते हैं। मोदी जी जो जिस तरह से देश की तहस नहस किया है, वो इतिहास आने वाला मोदी जी को उस हिसाब से याद करेगा। जिस तरीके से हिटलर ने तानाशाही से राज चलाया, देश को बर्बाद किया, उसी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हिटलर की राह पे चल के देश को बर्बाद करने का काम कर रहे। तो भारत क्या, दुनिया में उसी तरह से मोदी जी का भी नाम होगा। ये ऐतिहासिक चीज है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। हम कर्म भूमि पे पैदा हुए हैं और जो कर्म करेंगे इतिहास उसी हिसाब से देखेगा हमें। गीता में लिखा है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान। हमारा जो कर्म है, हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो राष्ट्र के प्रति कर्म है, वो हम कर रहे हैं और वही करेंगे। चाहे हम रहें चाहे ना रहें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भी मैंने बोला है, जो बात लगेगी भक्तों को बहुत लगेगी, मोदी जी को मिर्ची लगेगी। हो सकता है कल को मोदी जी कहे यार बहुत ये मेरे खिलाफ बोलता है, हटा इसको। कोई चिंता नहीं है मोदी जी। एक धनेश्वर महतो मरेगा, लाखों पैदा हो जाएंगे, क्योंकि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही एक सच्चे भारतीय का कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, जय माता की, सीताराम, जय श्री राम।